पिछले दिनों फ़ोन पर सुप्रसिद्ध समीक्षक विजय कुमार तिवारी जी से वार्तालाप चल रहा था। बातों के दौरान उन्होंने पुस्तक खुसरो दरिया प्रेम का, जिसके लेखक हैं राजेंद्र चंद्रकांत राय जी और प्रकाशक हैं रश्मि प्रकाशक लखनऊ, का जिक्र छेड़ दिया। जैसे ही मुझे पता चला कि लेखक की पृष्ठभूमि जबलपुर से है, मेरा मन बल्लियों उछलने लगा। मायके की पुस्तक को ज़रूर पढ़ना चाहिए, ये सोचकर मैंने तिवारी जी का फ़ोन जल्दबाजी में रख दिया और बेसब्री से पुस्तक का इंतज़ार करने लगी। दोस्तों, मेरा नाम है एकता अमित व्यास और मेरे YouTube चैनल द बुक फैक्ट्री पर हम पुस्तकों की चर्चा करते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं खुसरो दरिया प्रेम की पुस्तक की, जिसके लेखक हैं राजेंद्र चंद्रकांत राय जी। तो पुस्तक मिलने के कुछ दिनों बाद तक ये पुस्तक स्टडी टेबल पर यूं ही रखी रही। बार बार मैं पुस्तक को खोलती, एक दो पृष्ठ पलटती और वापस रख देती, ये सोचकर कि इसे तो आराम से पढ़ा जाएगा, जल्दबाजी में पढ़ना बेकार है। वैसे भी प्रेम को पढ़ना जल्दबाजी का काम कैसे हो सकता है भला। पुस्तक ने मेरे साथ 1400 किलोमीटर की यात्रा की और हम भारतवर्ष के सबसे छोटे राज्य गोपकपट्टनम पहुंच गए। खूबसूरत साफ सुथरा समुद्री तट, स्वच्छ हवा, आसमान से बरसात की शक्ल में बरसते प्रेमियों के आंसू या बिजलियों की शक्ल में चमकती मुस्कानें, गर्मा गर्म चाय की प्याली और 4 मासूम सजीव प्रेम कहानियाँ। जीवन को इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। कैसा विचित्र संजोग है ना। कहानीकार राजेंद्र राय जी स्वयं जबलपुर से हैं। चारों प्रेम कहानियाँ भी जबलपुर यानी कि संस्कारधानी की ही कहानी कहती हैं और मेरा जन्म स्थान भी जबलपुर है। जिन नामों को सुनते सुनते हम बड़े हुए, उन्हीं नामों की प्रेम कहानियाँ पढ़ना किसी परीलोक में विचरण करने जैसा लगता है। आश्चर्य होता है, इन लोगों को भी कभी शाश्वत प्रेम हो सकता है क्या। हमारे इन बुज़ुर्गों ने भी प्रेम में खोने और पाने का खेल देखा है क्या। यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारी तथाकथित बुढ़ापे और की ओर बढ़ती जवान पीढ़ी तो बस यह मानती है कि प्रेम तो बस हमारी अपनी जागीर है। इस पर किसी और का हक कैसे हो सकता है भला। किंतु प्रेम तो सदा काल से चला आने वाला शाश्वत सत्य है, जो भविष्य में भी इसी तरह अनवरत चलता रहेगा। तो इस प्रेम के दरिया की पहली कश्ती है विलियम हेनरी स्लीमन और एमली की। प्रेम ना तो भूगोल देखता है, ना इतिहास, और अर्थशास्त्र तो बिल्कुल भी नहीं। प्रेम तो बस देखता है खुला आसमान, जो प्रेम में होने पर और ज़्यादा नीला दिखाई देता है और कभी कभी गुलाबी भी। प्रेम में समर्पित एमली न सिर्फ एक प्रेमिका है, बल्कि वो प्रेमी के कार्य के प्रति सहयोगिनी भी है, जो खुद को अनेकों अनेक रिश्तों में बड़ी ही खूबसूरती से ढालती है। एक स्त्री ही अपनी प्रेमी के लिए खुद को अनेकों अनेक रिश्तों में समय और ज़रूरत के हिसाब से ढाल सकती है। तो वही किया एमली ने, जब तक वह जिंदा रही, चाहे प्रेमी ने उसे छोड़कर ईश्वर के घर की शरण क्यों न ले ली। एमली ने ससुराल के शहर की आबो हवा में अकेले ही सांस ली, जिसमें सांस लेने और फलने फूलने पनपने के सपने उसने अपने प्रेमी के साथ देखे थे। बल्कि उसने ससुराल की आबो हवा में को 2 बार अपने फेफड़ों में उतारा, एक बार खुद के लिए और एक बार अपने प्रेमी के लिए। इस पुस्तक की दूसरी प्रेम कहानी है हरिशंकर परसाई, सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई और शकुंतला जी की। इस कहानी को पढ़ते वक्त ऐसा लगा जैसे हम 50 के दौर के जबलपुर को देख रहे हैं, किसी चलचित्र के माध्यम से। और हाँ, इस दौर में अशोक कुमार और लीला चिटनेस ने जिस तरह युवाओं को प्रभावित किया था, उसका वर्णन बहुत ही खूबसूरती से लेखक ने यहाँ पर किया है। उसी प्रभाव को आधार बनाकर कहानी को आगे बढ़ाया गया है। लाइब्रेरी में इंतज़ार करने के दृश्य को पढ़ते वक्त ऐसा लगा, काश ये 1960 का दृश्य होता और मैं किसी लाइब्रेरी के कोने में बैठी होती। सच्चा, अबोला, मासूम सा शाश्वत प्रेम मेरी राह देख रहा होता।
पूरी कहानी में शकुंतला द्वारा परसाई जी से पूछे गए प्रश्न, क्या मेरा हाथ जब आपने अपने हाथ में लिया था वो पाणी ग्रहण नहीं था, और इस प्रश्न का जवाब मेरे लिए कहानी का मर्म बन गया। आप लोग खुद इस कहानी को पूरी तरह से पढ़ें और तय करें कि जीवन में क्या ज़्यादा आवश्यक है, प्रेम को निभाना या खोकर प्रेम को पा लेना, या फिर पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए प्रेम तो करना पर प्रेमिका से दूर हो जाना। इस प्रेम के समंदर की तीसरी कश्ती है ज्ञानरंजन जी और सुनैना की। ज्ञानरंजन और सुनैना की कहानी को यदि मसाला हिंदी फिल्म बनाने वालों के लिए चुना जाए तो सच में ये कहानी पूरी तरह से सटीक बैठेगी। मेरा मानना है आजकल के किसी डायरेक्टर को इस प्रेम कहानी को चुन लेना चाहिए और इस पर एक मसाला फिल्म तो ज़रूर बना देनी चाहिए। ज्ञानरंजन और सुनैना की प्रेम कहानी अलग अलग मोड़ से होकर गुजरती है, हर मौसम का आनंद उठाती है, हर उतार चढ़ाव पर खरी उतरती है, और ज्ञानरंजन सुनैना को बड़े ही नाटकीय ढंग से पा लेते हैं या खो देते हैं। ये तो आपको कहानी पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। इस कहानी में नायक की अलग अलग शहरों में सरकारी नौकरियों का बड़ा ही रोचक वर्णन है जो 60 के दशक के जबलपुर की याद दिलाता है। ज्ञानरंजन जी और सुनैना की प्रेम कहानी इंस्टेंट मैगी वाली प्रेम कहानी नहीं है, ये तो बीज से वृक्ष बनने वाली कहानी है। ज्ञानरंजन सुनैना से कहते हैं, डॉली, इतनी शोख पोशाक पहनकर तुम आज वहाँ न जाओ। यदि आज तुम गई तो मेरा जीवन बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। और एक और घटनाक्रम में सुनैना कहती हैं, अगर मैं ज्ञान को ना मिली तो वो साधु हो जाएगा, हरीलाल को तो और मिल जाएंगे। हिंदी साहित्य जगत को सुनैना का एहसानमंद होना चाहिए कि उन्होंने ज्ञानरंजन को साधु बनने से रोक लिया और ज्ञानरंजन ने हिंदी साहित्य को इतना धनी किया। संसार में कहीं भी प्रेम आसान नहीं होता। ज्ञानरंजन और सुनैना ने भी अनेकों उतार चढ़ाव और तकलीफों को सहा। यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि लेखक के पास प्रेम की गहरी और परिपक्व समझ के साथ साथ खूबसूरत शब्दावली भी है जो इन प्रेम कहानियों को और भी रोमांचक बना देती है। ज़रूर लेखक ने इन प्रेम कहानियों को बहुत करीब से देखा है या फिर खुद भी जिया है। चौथी और अंतिम प्रेम कहानी इस पुस्तक की है नरेश सक्सेना और विजय की प्रेम कहानी। मेरी नज़र में ये प्रेम कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं बल्कि समाज का आईना भी है। लेखक यहाँ कहते हैं कि समाज आपको बार बार आपकी पिछली ज़िंदगी में धकेल देना चाहता है। वह आपको अपने अवगुणों और परिवेश से मुक्त नहीं होना देना चाहता। एक प्रेम कहानी में समाज 2 भागों में बट गया है। आधा समाज विजय और नरेश सक्सेना के विवाह में शामिल था और आधा समाज इसका विरोध कर रहा था। कुछ लोग तो विवाह में सिर्फ इसलिए शामिल थे कि वो अपने आप को प्रगतिवादी साबित करना चाहते थे। जिन्हें निमंत्रण मिला था वो सब विवाह में आए थे और जिन्हें नहीं मिला था वो तो ज़रूर ही आए थे। लेखक ने बड़ी ही खूबसूरती के साथ लिखा है, नरेश की बहनें बिना किसी झिझक के चढ़ावा लिए मंडप में चली आ रही हैं और कहानी का मर्म वह बन जाता है जहाँ लेखक लिखते हैं, सारंगी रोज कोठों पर साज बजाया करते थे, आज वो मंडप में विवाह के गीत पर ताल दे रहे हैं। और जो बाई जी कोठों पर बैठकर मुजरा गाया करती थी, आज वही सब मंडप के नीचे बैठकर बन्ना बन्नी गा रही हैं। आज एक कोठे पर बारात आई है, कोठे पर एक बेटी विदा होने वाली है। आज एक दिन के लिए कोठा न रहकर घर हो गया है। कोठे वालियाँ न होकर बेटी की माँ बन गई हैं। ऐन जबलपुर के लकड़गंज की सड़क पर मड़वा गड़ा है। अब तक सिर्फ जिन कोठों पर बेटियों का जन्म होता आया है, अब की बार एक कोठे पर बेटी डोली में भी बैठी है और कन्यादान भी किया गया है। कन्यादान किया है शहर के जाने माने समाज सेवक जो विजय के मुंह बोले मामा हैं श्री भवानी प्रसाद तिवारी ने, जिन्होंने विजय की माँ बेनी कुंवर को कोठे वाली न मानकर शास्त्रीय संगीत की पुजारिन का दर्जा देकर गणपति स्थापना के समारोह में गणेश की आरती गाने के लिए आमंत्रित किया था। इस विवाह के साक्षी व्यंग का
सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी और न जाने कितने लेखक समाज सेवक बने हैं। किसी कोठे में पहली बार वैदिक मंत्र पढ़े गए हैं, अग्नि के फेरे लिए गए हैं, सप्तपदी के वचन निभाने का संकल्प हुआ है। यह कहानी संग्रह निश्चित तौर पर पाठकों के जीवन में प्रेम का नया बीज बोएगा। लेखक श्री राजेंद्र राय जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने इतिहास में दबी सच्ची प्रेम कहानियों को हम जैसे पाठकों के सामने बिना लाग लपेट के प्रस्तुत किया। आप सभी दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने इस पुस्तक के बारे में चर्चा सुनी। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक नई पुस्तक की चर्चा के साथ। तब तक आप हमें फॉलो कर सकते हैं और हमें कमेंट्स के ज़रिए बता सकते हैं कि आप कौन सी पुस्तकों की समीक्षाएं या चर्चा सुनना चाहते हैं। आज हमने चर्चा की खुसरो दरिया प्रेम की, जो उपलब्ध है अमेज़ॉन पर, जिसके लेखक हैं राजेंद्र चंद्रकांत राय जी। आप हमें कमेंट के ज़रिए बताइए कि आप किन पुस्तकों पर सुनना चाहते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।